आज हम लोग बजट 2020-21 पर आधारित जो मेंस के प्रश्न बनेंगे वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखाने जा रहे हैं। लिखाने के पहले एक चीज़ दिखा देते हैं कि 99%, 1% इसलिए कह कि उसमें एक हम शामिल हैं अलग, इसलिए 99% जो है गुजरात में जो भी आदमी बजट पढ़ाया वो दिल्ली का कोई कोचिंग का वो नोट्स ले करके और उसको काट पीट के पढ़ाया। आपके सामने ओरिजिनल जो ट्रांसक्रिप्टेड फॉर्म है वो है, और उसके अलावा दिखा देते हैं कि आंसर लिखने में लाइन लगा करके आंसर लिखे हैं। हमको कोई भी दिल्ली का कोचिंग मटेरियल का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये देखिए, हर पन्ना दिखा देते हैं कि जो भी आपको लिखाने जा रहे हैं वो किसी भी क्लास से काट करके आपको नहीं लिखा रहे हैं, जो ओरिजिनल है वहीं से आपको लिखाने जा रहे हैं। क्योंकि वो जो लिखा है उस पर हम ही भरोसा कैसे कर लें? अगर हमको खुद बजट पढ़ना आता है तो हम उस पर कैसे भरोसा करेंगे? और इसीलिए कभी भी जब भी हम लोग पढ़ाने आते हैं तो ओरिजिनल चीज़ को ही देखते हैं। देखिए, लाल कलम ख़त्म हो गया था तो ब्लू से ही किए हैं। और इतना ही नहीं कि इसको खाली लाइन नहीं लगा है, आपको दिखाते हैं कि अभी आएगा। हाँ, ये देखिए, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक भी गलत किए हैं, निकाले हैं। ये जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये नहीं होना चाहिए था, टाइपिंग में गलती हो गया है। और इसी के साथ आगे बताना चाहते हैं कि आपको किताब में 2 गलती अगर किसी के प्रकाशन में मिल जाए तब फोन लगाने लगते हैं, खोटू छे। अरे भाई, कोई भी काम करेगा तो उसमें हर पन्ने में 2 गलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वित्त मंत्री कद छोटा हो जाएगा। काम जल्दी करना था तो 1-2 मिस्टेक हुआ। आप उतना सा समझदार हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो भी फ़ोन नहीं करना चाहिए कि खोटू छे। और नहीं समझ में आया तो अपना लेवल बढ़ाइए। मान लीजिए कभी आप उस लायक नहीं हैं, तो ये ओरिजिनल आपको के आधार पर आंसर लिखाने जा रहे हैं। टोटल 11 प्रश्न इस बजट से हमारे हिसाब से बनेगा, और आज 4 घंटा में हम लोग ये 11 प्रश्न को देखेंगे। सभी प्रश्न का लेंथ रखा गया है 200 शब्द, जिससे कि ये बीच में है। यूपीएससी में अगर 250 शब्द में कहे तो आप 40-50 शब्द इनलार्ज कर लीजिएगा, और अगर जीपीएससी का दे रहे हैं तो ये 200 शब्द में आप इसको कर लेंगे। अगर कहीं 150 वर्ड्स में हो तो भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए बीच में रखा गया है कि 200 शब्द में आंसर। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। लिखिए, दूसरा ये भी दिखा देते हैं कि टोटल क्वेश्चन टिक उसमें लगा के नहीं आए हैं। आप लोग लिखने से आपकी उम्र का लड़का घबराता है। ये देखिए, सब अपने हाथ से लिख के लाए हैं क्वेश्चन आंसर, और उसके बाद जो है आपको आंसर लिखाने जा रहे हैं। तो चलिए लिखिए। तो प्रश्न, बजट 2020 में उल्लिखित, बजट 2020 में उल्लिखित महत्वाकांक्षी भारत से आप क्या समझते हैं? महत्वाकांक्षी भारत से आप क्या समझते हैं? इस भारत को प्राप्त करने के लिए, इस भारत को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2021 के दौरान सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा करें। स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, इसकी चर्चा करें। अब देखते हैं इसको कि 200 शब्द में कैसे लिखना है। और पहले ही आपको कहे थे
ये सब कोई पढ़ के आइएगा, ठीक है। तो ये आप घर में देख लीजिएगा जाके, इसमें से जो आपको 200 शब्द में लिखना है वो हम आपको लिखा देते हैं। लिखिए। तो सबसे पहले महत्वाकांक्षी भारत का क्या परिभाषा बजट में दिया गया, तो लिखिए, वह भारत जिसमें समाज के सभी वर्ग स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर नौकरी की सुलभता से बेहतर जीवन स्तर गुजार सकें, वित्त मंत्री ने बजट 2020 में इसे महत्वाकांक्षी भारत कहा। फिर लिखिए, इस भारत को प्राप्त करने के लिए सरकार ने अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों में निम्न कदम उठाए हैं। ए, कृषि, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास। हेडिंग दीजिए ए, कृषि, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास। लिखिए, जिन किसानों के द्वारा, अब इसके अंदर पॉइंट में लिखिए, जिन किसानों के द्वारा ई नाम में पंजीकरण किया गया, नोंधनी किया गया, उन्हें बाजार कनेक्टिविटी का लाभ प्रदान किया गया है। तो पहला सरकार ये कदम उठाया कि ई नाम केवल रख करके, नाम दे के नहीं छोड़ दिया। उनमें से जो लोग रजिस्ट्रेशन कराए, अब बेचना खरीदना उनके ऊपर है, उनको मार्केट के साथ कनेक्ट सरकार किया, उनको मूल्य बतलाया कि बंगलौर में इस रेट में ये चावल है या यहाँ पर इस रेट में ये मिल रहा है, तो कनेक्टिविटी सरकार प्रदान किया है। अगला लिखिए, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से ऊर्जा प्रभुसत्ता, ऊर्जा सार्वभौमिकता, एनर्जी सोवरेनिटी तथा परंपरागत कृषि विकास योजना के द्वारा इनपुट मुहैया कराना। अगला लिखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पाक बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराने वाले किसानों को
लाभ प्रदान किया गया, लाभ प्रदान किया गया। अगला, कृषि सिंचाई योजना के द्वारा, कृषि सिंचाई योजना के द्वारा दाल की फसल, कठोर दाल की फसल और सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार पर, और सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार पर फोकस किया जाना, फोकस किया जाना। फसल उगाने के सुस्थिर पैटर्न, फसल उगाने के सुस्थिर पैटर्न और प्रौद्योगिकी का अधिक इस्तेमाल पर बल, और टेक्नोलॉजी का अधिक इस्तेमाल पर बल। अब देखिए, चूँकि पहले से आपको बताया कि ये मेंस का क्लास आपका ले रहे हैं, इसमें समझा नहीं पाएंगे, 200 शब्द में आपको आंसर लिखा रहे हैं। लेकिन 1 मार्च से हर महीने 16 घंटे प्रीलिम्स का क्लास करंट का हम देने जा रहे हैं और 16 घंटे मेंस का क्लास, 32 घंटे का एक्स्ट्रा क्लास जो है ये करंट का होगा। तो वहाँ पर आपको कि ऐसे नहीं लिखाएंगे, इसको समझाते हुए, जैसे आप इसको एक लाइन समझिए कि सरकार क्यों ये लाइन कहा कि अब हम सुस्थिर क्रॉप पैटर्न को अपनाएंगे। क्योंकि पिछले जो आप 8-10 सालों को देखिए, 15 साल को भी देखिए, और इसीलिए कहते हैं कि करंट पढ़ने के लिए आपके पास ट्रेडिशनल ज्ञान होना चाहिए कि आपका सिलेबस अपना क्या कहता है, क्रॉप पैटर्न, चेंज इन क्रॉप पैटर्न, पहले वहाँ जाइए। तो भगवान क्या कहा है कि भाई इस लाइन के आसपास रहने वाला आदमी गेहूं ही लगाएगा, हमारे लिए आवश्यक भौगोलिक दशा प्रदान किया। उसके नीचे वाला आदमी मक्का लगाएगा, उस लाइन के नीचे आएगा, तो उसके नीचे वाला आदमी कपास लगाएगा। या 0 डिग्री से नीचे आ जाएंगे तो अर्जेंटीना से पंपास से चलिए कि भाई वहाँ का आदमी गेहूं लगाएगा, उसके ऊपर का आदमी जो 0 डिग्री की ओर बढ़ेगा मकई लगाएगा, उसके ऊपर का आदमी कपास लगाएगा। तो हमारा क्रॉप पैटर्न जो था पुराना, वो क्या कहता था कि पंजाब में गेहूं लगाएंगे, ठीक है, और गुजरात के सौराष्ट्र में कपास लगाएंगे। तो ये था अपना क्रॉप पैटर्न। ये जो सुस्थिर क्रॉप पैटर्न है, ये समझिएगा क्या है। लेकिन जैसे ही सौराष्ट्र के किसान को ऐसा लगा कि प्याज के लगाने से हमको जो है बेनिफिट होगा, बस क्या हुआ, क्रॉप पैटर्न में चेंज हो गया। उत्तर गुजरात के किसान को लगा कि बालाजी को जो है आलू देंगे तो हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो बेफर वाला आलू लगाने लगा। क्या देख रहे हैं, उसके पाक के पैटर्न में चेंज हो गया। तो उस पैटर्न के बदलने से क्या परिवर्तन हुआ, तो उसके बदलने से ये देखा गया कि किसानों में एक कारण, कई कारण हैं, एक कारण है कि आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ी। अब प्रश्न आएगा आपको कि दिमाग में कि क्रॉप पैटर्न के बदलने से आत्महत्या का प्रवृत्ति कैसे बढ़ा। तो बिहार का किसान चावल लगाता है, मान लीजिए कि उसको कीमत नहीं मिला, तो क्या करेगा, अपने घर में ही रख लेगा। पूरे साल कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, चावल जो है बना लेगा और नमक खा लेगा। लास्ट ऑप्शन बता रहे हैं, नमक चावल खा के रह जाएंगे। इतना खराब स्थिति नहीं आएगा, लेकिन एकदम आएगा तो नमक चावल खा लेंगे। गेहूं लगा रहा है पंजाब का किसान, तो गेहूं का अगर उसको उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो दलिया बना के खा लेगा।
जीवन खत्म करने का ऑप्शन नहीं है, कुछ न कुछ वो खा लेगा। लेकिन अगर सौराष्ट्र के किसान को प्याज का मूल्य ना मिले, ये जो हम व्यापारिक फसल की ओर गए, मिले तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर उसको कीमत नहीं मिलेगा तो प्याज खा के तो नहीं रहेगा सालों भर। अगर कपास का कीमत नहीं मिला तो कपास खा के सालों भर नहीं रहेगा। अगर वो वेफर वाला आलू का कीमत नहीं मिला तो वो खा करके सालों भर नहीं रह सकता है। कारण और भी हैं, लेकिन आज अभी जिस टॉपिक पे हैं उसको समझा रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि किसान को पहले लगा कि प्याज से हमको कीमत मिलेगा, तो साहूकार से पैसा ले लिया। क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्याज उगे, उसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी लगा दिया, उसमें भी पैसा लग गया उसका। क्या कहते हैं, हैंडपंप खरीद लिया, बोर वाला पंप, उससे पानी भी निकाला, उसमें भी कुछ पैसा लग गया उसको। कुल मिलाकर के प्याज का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया। लेकिन हम क्या दे रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो हम तय कहाँ से कर रहे हैं, तो पूरे गुजरात को या पूरे बिहार को या पूरे बंगाल को एक जगह रख करके एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस एवरेज निकाले। हो सकता है कि किसान को नहीं परवड़े, ठीक ना। या जरा समझिएगा कि उसके प्रोडक्शन कॉस्ट से 2 रुपया उसको अगर ज़्यादा मिल रहा है, तो ये इंडस्ट्री तो है नहीं कि रोज आप साबुन बना रहे हैं। एक बार प्याज लगा लेंगे, उसका टाइम पीरियड है, तब दूसरी बार फिर दूसरे ही साल लगाएंगे। तो अगर उसका प्याज 2000 किलो भी है, अब उसको मान लीजिए कि आप 4 रुपये का भी गैप दे दिए, तो 8000 रुपया ही उसको साल में बचेगा। वो कैसे जीवन बिताएगा? इसलिए इन सब चीज़ों को पहले सोचना है, और तब समझ में आएगा कि किसान के आय को दुगना करने का क्यों प्रयास किया जा रहा है। क्यों हमारी सरकार बार बार कहती है कि किसानों के आय को दुगना करना है, और नहीं, और उसके लिए सरकार ये कभी नहीं कहती है कि हम खाली जो है फसल बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कहता है कि उनको कुछ और करना है साथ में। तो एक सुस्थिर पैटर्न पर आपको इतना समझाएंगे जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो क्या देख रहे हैं कि ये बेचारा आत्महत्या करने लगा। उन्हीं जगहों का किसान आत्महत्या कर रहा है जो व्यापारिक फसल लगा रहा है। इस चीज़ को समझना है। उसको उसके प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से कीमत नहीं मिल रहा है, वो अपना जीवन कैसे बिताएगा? अब बाकी दुष्काल, पानी सब है उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए, यही काम उत्तर गुजरात का किसान भी किया, वो लगाया वेफर। लेकिन एक ही गुजरात में अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करिएगा तो उत्तर गुजरात के किसान आत्महत्या कम करते हैं दक्षिण, ये क्या कहते हैं, सौराष्ट्र के तुलना में। क्यों? क्योंकि इनके पास वैकल्पिक एक बिजनेस है, पशुपालन। तो बनास डेयरी, साबर डेयरी, मेहसाना का डेयरी जो है, उनका दूध खरीद ही लेगा, और वो रोज का प्रोडक्शन है। ध्यान दीजिएगा, प्याज साल में एक बार का प्रोडक्शन है। तो अगर दूध में 4 रुपया भी प्रति किलो बचेगा ना, या 2 रुपया भी प्रति किलो बचेगा, तो 200 रुपया रोज आया। और क्या कहते हैं, महीने का 6,000 आया, लेकिन अगला महीना भी 6,000 आएगा। तो उनको एक बैकअप है पशुपालन। तो इसी को सरकार कह रहा है कि जो हमारा क्रॉप पैटर्न स्थिर हो चुका है, हम उसको ही अपनाएंगे और उसके पीछे टेक्नोलॉजी को लाने का प्रयास करेंगे। तकनीक के द्वारा उत्पादन बढ़ाएंगे, ना कि क्रॉप पैटर्न को चेंज करके किसान को परेशान करेंगे। दूसरा क्या देख रहे हैं, एक नया चीज आया है। जिस परिवेश में जो उपज हो रहा है, अगर आप उसको उठा करके दूसरे परिवेश में डालते हैं तो उसके अंदर का संरचना बदल जाता है। उपज तो हो गया, हम जो जीएम फसल वगैरह लगा के सोच रहे हैं कि कर देंगे, उसके भी कई नुकसान निकल कर सामने आए हैं। तो उनको देखते हुए अगर हम जो क्रॉप पैटर्न पुराना में नहीं जाएंगे, स्थिर हो गया कहीं भी, अब अगर ये प्याज लगाने ही लगा तो अब उसको ही हम मदद करें, स्थिर हो चुका है, उसके साथ जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, नया अब एक्सपेरिमेंट
नहीं करेंगे न्यू क्रॉप पैटर्न की ओर जाके। लेकिन अब बताइए कि इतना देर अगर ये आप में से हैं कुछ लोग जो मेंस भी दे रहे हैं, तो अगर ये करने लगेंगे तो 11 क्वेश्चन आज नहीं पूरा होगा। तो इसीलिए ये मेंस का क्वेश्चन आंसर आज आपको लिखा रहे हैं, जिससे आपको राइटिंग स्टाइल समझ में आए कि कैसे लिखना है। अब बाकी इस साल हम अपने ही नियंत्रण में 16 घंटे एकदम गिनती से आपको प्रीलिम्स का क्लास देंगे, ऑब्जेक्टिव करंट का, और उसमें यही बैकअप देंगे कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, जिस कारण से आप गलत चीज़ सब जो है इंटरनेट और ये सब पर देख करके और अंत में जो है परेशान होते हैं कि हमको क्वेश्चन नहीं फंसा। अब आप सुस्थिर क्रॉप पैटर्न पढ़ के गए, अभी आईएएस का सवाल आएगा, सबको बजट मालूम है, पहला लाइन ये लिखेगा, दूसरा लाइन लिखेगा सुस्थिर क्रॉप पैटर्न से आशय क्या है, खत्म। दिल्ली नहीं, ढाका के कोचिंग का आंसर नहीं फंसेगा, क्योंकि वो ये चीज़ को नहीं करके आपको दे रहा है। करंट आज के डेट में क्या कर लिया है हर कोचिंग वाला, इंफॉर्मेशन खाली देने का काम कर रहा है, उसको एनालाइज नहीं कर रहा है। तो समझ में आया कि कैसे पढ़ना है इसको। चलिए आंसर अगला लिखते हैं पॉइंट। शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए एक अबाधित राष्ट्रीय शीत, एक अबाधित माने कोई बाधा नहीं आएगा उसमें, अबाधित राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला, राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला, अरे नेशनल रेफ्रिजरेशन, ठीक ना, सप्लाई चेन, शीत आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए पीपीपी मॉडल आधारित, पीपीपी मॉडल आधारित किसान रेल की शुरुआत, किसान रेल की शुरुआत। अगला, नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा, एविएशन मिनिस्ट्री, नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय राजमार्गों पर, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय राजमार्गों पर कृषि उड़ान की शुरुआत, कृषि उड़ान की शुरुआत। अगला, जीरो बजट प्राकृतिक कृषि को शामिल किया जाना, जीरो बजट प्राकृतिक कृषि को शामिल किया जाना तथा बायो एग्रीकल्चर पर, जैविक कृषि पर पोर्टल ऑनलाइन, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन बाजार को, पोर्टल ऑनलाइन नेशनल बायो प्रोडक्शन मार्केट को, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन बाजार को मजबूत करना, सुदृढ़ करना, सुदृढ़ करना। अगला, निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट को, नेगोशिएबल हाउसिंग रिसीट को ई नाम से, ई नाम से एकीकृत किया जाना, ई नाम से एकीकृत किया जाना। फिर लिखिए, वर्ष 22-23, वर्ष 22-23 तक मत्स्य उत्पादन, मछली का उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन किया जाना, 200 लाख टन किया जाना। यही है जब कहीं प्रश्न में लिखना हो किसान के आय को दुगना करने का एक स्टेप, कि मछली का उत्पादन बढ़ाएंगे तो जिन राज्यों में तालाब में मछली पालन हो रहा है, वही किसान अगर उसके पास मान लीजिए 10 बीघा जमीन है
तो उसमें से 1 बीघा में जो है तालाब बना लेगा, उससे रोज मछली बेचेगा तो रोज का 400 रुपया मिलेगा, 500 रुपया मिलेगा। अब उसके साथ खेती करेगा तो अब तक खेती से जो आय मिल रहा था वो तो मिल ही रहा है, उसके साथ जो है ये उनको क्या कहते हैं अतिरिक्त लाभ देकर जाएगा। यही चीज है कि यहाँ जो पढ़ रहे हैं इसको अगले परीक्षा में भी आप क्वेश्चन में जोड़ सकते हैं। अगला लिखिए अब बी, ये था ए, क्योंकि इससे ज्यादा लिखेंगे तो 3 सेक्टर है, 200 शब्द में लिखना है। तो लिखिए बी, आरोग्य जल एवं स्वच्छता। आरोग्य जल एवं स्वच्छता, बी। लिखिए टिटनेस, पहला पॉइंट टिटनेस, प्रौढ़ डिप्थीरिया, प्रौढ़ डिप्थीरिया, पोलियो, मीजल्स रूबेला, मीजल्स रूबेला और रोटा वायरस की रोकथाम के लिए, और रोटा वायरस की रोकथाम के लिए 5 नए वैक्सीन सहित 12 बीमारियों को कवर करने के लिए 12 बीमारियों को कवर करने के लिए मिशन इंद्रधनुष का विस्तार, मिशन इंद्रधनुष का विस्तार। ये देखिए रोजा वायरस लिखा हुआ है, नहीं वो समझाना क्या चाह रहे हैं कि इसको गलत मत गिनिए, आप जान रहे हैं सुधार लीजिए। आज के समय में इतना सा मिस्टेक आ सकता है। देखिए कवर को लिखा है कवल, ठीक है, ये देखिए विस्तार को लिखा है विस्ताव। इतने कम समय में ये बजट जो है पहले अंग्रेजी में जो है लिखा जाएगा और छपा जाएगा, और उसका ट्रांसलेशन करके 10 दिन के अंदर लेके आना है, और ये काम गुप्त तरीके से होना है जब तक बजट में निर्मला जी बोल नहीं जाए। तो 10 दिन में कितना चीज हो सकता है सही। तो यही चीज समझा रहे हैं आपको कि ओरिजिनल बैठ के लाइन बाय लाइन पढ़े हैं, इसलिए उसमें मिस्टेक तक आपको बता रहे हैं। 2025 तक टीबी समाप्त करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान की शुरुआत। फिर लिखिए वर्ष 2024 तक सभी जिलों में एक 1000 केंद्र स्थापित करने के लिए 1000 केंद्र स्थापित करने के लिए जन औषधि केंद्र का विस्तार, जन औषधि केंद्र का विस्तार। फिर लिखिए सभी घरों को पाइपलाइन के द्वारा जलापूर्ति करने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत, जल जीवन मिशन की शुरुआत। अब हम लोग सी पे आएंगे, शिक्षा एवं कौशल। देखिए शिक्षा
एवं कौशल। नई शिक्षा नीति, पहला पॉइंट, नई शिक्षा नीति की घोषणा शीघ्र। दूसरा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए धन की कमी को पूरा करने हेतु, धन की कमी को पूरा करने हेतु विदेशी वाणिज्यिक ऋण, विदेशी वाणिज्यिक ऋण तथा एफडीआई सोर्सिंग को, एफडीआई सोर्सिंग को सामर्थ्यकारी बनाना, सामर्थ्यकारी बनाना। अगला, देश भर के शहरी और स्थानीय निकाय द्वारा, अर्बन एंड लोकल बॉडी, शहरी और स्थानीय निकाय के द्वारा नए इंजीनियरों को, खास नए इंजीनियरों को प्रशिक्षु अवसर उपलब्ध कराने के लिए, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया जाना। कार्यक्रम प्रारंभ किया जाना। अगला, समाज के वंचित वर्गों के विद्यार्थियों तक, समाज के वंचित वर्गों के विद्यार्थियों तक, डिप्राइव क्लास के स्टूडेंट तक उच्च शिक्षा पहुंचाने के लिए डिग्री स्तर का संपूर्ण ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम, संपूर्ण ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव। फिर लिखिए, उच्चतर शिक्षा के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए स्टडी इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत। अगला, पीपीपी मोड में, पीपीपी मोड में जिला अस्पताल के साथ, जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज को जोड़ने का प्रस्ताव, मेडिकल कॉलेज को जोड़ने का प्रस्ताव। ये आप लिखेंगे जब ये प्रश्न आएगा तो 200 शब्द में। दूसरा लिखिए क्वेश्चन, हाल में पेश किए गए बजट में, हाल में पेश किए गए बजट में वर्ष 2020-21 के लिए कृषि के विकास के लिए सरकार के द्वारा जिन 16 सूत्री कार्यक्रमों की घोषणा की गई है, जिन 16 सूत्री कार्यक्रमों की घोषणा की गई है, उस पर चर्चा करें, उस करें। अभी क्या हो गया भाई, ये तो पीआई के मेंस में यही क्वेश्चन था।
और ये नोट्स तो हम उसके पहले बना चुके हैं, तब बेन आपको ऐड दिए कि हम जो है, और भाषा नहीं है, अगर वही कॉपी मारते तो यही भाषा होता, वो है एज इट इज भाषा नहीं है। तो 16 सूत्री कार्यक्रम एक बार आपको फिर बताए थे पहले भी कि करंट का क्वेश्चन भारी नहीं होता है, करंट के क्वेश्चन में एनालिसिस नहीं हो सकता है क्योंकि ये घटना अभी अभी घटा है। भारी औरंगजेब का क्वेश्चन होता है, भारी अशोक का क्वेश्चन होता है क्योंकि उस पर इतना एनालिसिस हुआ है। आज का विद्यार्थी क्या कर रहा है कि अशोक पे एनालिसिस नहीं कर रहा है जिस पे करना चाहिए, क्योंकि उस पे प्रश्न भारी आता है। ये अभी वाला पे एनालिसिस शुरू कर देता है जबकि क्वेश्चन होगा चर्चा करें। तो लिखिए जरा, हाल में पेश किए गए बजट, हाल में पेश किए गए बजट में वर्ष 2020-21 के लिए कृषि के विकास के लिए सरकार ने जिन 16 सूत्री कार्यक्रमों की घोषणा की है, सरकार ने जिन 16 सूत्री कार्यक्रमों की घोषणा की है वे निम्न हैं। पहला पॉइंट लिखिए, मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम 16, मॉडल कृषि पट्टा अधिनियम 2016, कॉमा, मॉडल कृषि उत्पाद तथा पशुधन विपणन, कॉमा देके पशुधन विपणन, ब्रैकेट में लिखिएगा, संवर्धन एवं सरलीकरण, ये एक्ट का नाम है इतना बड़ा, संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम। फिर लिखिए, मॉडल कृषि उत्पाद, दोबारा मॉडल कृषि उत्पाद एवं पशुधन संविदा, पशुधन संविदा, कृषि एवं सेवाएं, कृषि एवं सेवाएं, ब्रैकेट में लिखिए संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2018 को, ये दोनों 18 है इसलिए एक साथ लिख दिए, 2018 को लागू करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन, लागू करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन। और यहीं पर आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं, देख लीजिएगा, यही तीनों एक्ट में से कुछ पूछेगा प्रीलिम्स में, यूपीएससी में। ये कोई नहीं पढ़ाया, मैंने दिल्ली के महाप्रभु भी नहीं पढ़ाए हैं, वो खाली बजट में बोल के रह गए कि ये कहा है। अब बस इसीलिए जब क्वेश्चन आ जाएगा तो बाद में ठगे जाइएगा कि दूर का ढोल सुहाना लगा, खूब इंटरनेट में खोल खोल के तोमर सर से छुप छुप के देख रहे थे और नतीजा 0 आया। क्योंकि आप तेज बनने के तो खूब प्रयास करते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको तैरना नहीं आता है, इसलिए मत कूदिए। तो समझिएगा क्वेश्चन ही तीनों में से पूछेगा और तब आप कहिएगा कि अच्छा 4 साल करंट पढ़ना पड़ेगा क्या, कहे कि ये क्या तो 16 लिखा होगा ऊपर, तो आपको जानकारी है ही नहीं। आज का लड़का यही है कि वो घोंघा का मंत्र नहीं जानता है, करेता बिल में हाथ डालता है, करेत मैंने सांप, उसको निकालने का प्रयास करता है। तब इन मेरिट का ये हाल हुआ है। चलिए लिखिए तब जरा आगे, पानी की समस्या से जूझ रहे, ये पढ़ाएंगे मार्च में, पहला लेक्चर बजट से ही ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे पढ़ाना
तब ये सब आपको डिटेल्स पढ़ाएंगे उसमें। लिखिए, पानी की समस्या से जूझ रहे 100 जिलों के लिए व्यापक उपाय के प्रस्ताव। व्यापक उपाय के प्रस्ताव। फिर लिखिए, पीएम कुसुम योजना अंतर्गत, अगला, पीएम कुसुम योजना अंतर्गत स्टैंड अलोन, अकेले खड़े रहिए, स्टैंड अलोन और पंप स्थापित करने के लिए, और पंप स्थापित करने के लिए 20 लाख किसानों को 20 लाख किसानों को सुविधा प्राप्त। फिर लिखिए, पारंपरिक जैविक ट्रेडिशनल बायो और अन्य नवाचारी उर्वरक, अदर इनोवेटिव फर्टिलाइजर्स, अन्य नवाचारी खातर उर्वरक सहित सभी प्रकार के उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा। संतुलित उपयोग को बढ़ावा। देखिए, फिर वही है कि यहाँ पर आपको जब पढ़ाएंगे तब एनालाइज करिएगा। ऑब्जेक्टिव मेंस का क्या है कि इसको हमको लिखा देना है 200 शब्द में। आज जब हम खेत में हर चीज मशीन को लाएंगे तो जाहिर है कि घर में अब बैल नहीं दिखेगा। गाय दिखेगी दूध के लिए, बैल नहीं दिखेगा। तो पशुधन की संख्या आधी होती चली जाएगी। पहले गांव में लोग कहा करते थे कि उसके दरवाजे पे गए 10 बैल लगा हुआ था। आज क्या कहते हैं कि उसके दरवाजे पे गए ट्रैक्टर लगा हुआ था। अरे बड़ा किसान है, धान काटने वाला मशीन भी था। लेकिन अब चर्चा नहीं करते हैं कि बैल था। तो जब बैल नहीं होगा, गाय नहीं होगी, तो फिर ये जो आप सोच रहे हैं पारंपरिक जैविक खातर कितना उत्पन्न कर पाइएगा। इसीलिए कहा जा रहा है संतुलित उपयोग। हम इनऑर्गेनिक खातर को जीरो करने की स्थिति में अभी नहीं हैं, क्योंकि हम पशुधन का विकास नहीं कर पा रहे हैं, या अदर जो तरीके से हम इस खाद को बना सकते थे, जैविक खाद को, अभी हम उतना नहीं सप्लाई कर पाएंगे। इसीलिए कहे उर्वरक यूज नहीं करना है, इनोवेटिव उर्वरक। इनोवेटिव उर्वरक का मतलब हुआ नीम कोटेड यूरिया। समझे ना? पढ़ते समय क्या सोचना है आपको, ये समझिएगा। इसीलिए बार बार कहते हैं, जब लड़का कहता है कि सर एनसीईआरटी पढ़ लिए, अरे पढ़ना तो सबे पढ़ लिया, आप उसको एनालाइज कैसे कर पाते हैं, तब जाकर के आप परीक्षा में प्रश्न लिख पाइएगा। तो नीम कोटेड यूरिया जैसे जो इनोवेटिव खातर आ रहे हैं, अब प्लस जो पारंपरिक जैविक है उस ओर भी जाएं, और दोनों का संतुलित उपयोग करें। ये जो है सरकार का 16 सूत्री कार्यक्रम में से एक है। अगला लिखिए, एफसीआई कॉमा केंद्रीय भंडारण निगम, सेंट्रल वेयर कॉरपोरेशन CWC तथा राज्य सरकारों से भूमि प्राप्त कर पीपीपी मॉडल आधारित कृषि भंडारण, शीतगृह, कोल्ड स्टोरेज और माल ढुलाई वैन के सुविधा का विकास। अगला, किसानों में अच्छी धारिता क्षमता विकसित।
करने, गुड होल्डिंग कैपेसिटी, अच्छी धारिता क्षमता विकसित करने, और लॉजिस्टिक लागत कम करने के लिए, और लॉजिस्टिक लागत कम करने के लिए बैकवर्ड लिंकेज के रूप में सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, स्वयं स्व सहायता समूह के द्वारा ग्राम भंडार स्कीम की शुरुआत। अब अगला लिखिए। और प्री में बता रहे हैं आपको कि हम हर समय रुक जा रहे, नहीं तो 11 प्रश्न आपको नहीं लिखा पाएंगे। इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर ये नहीं मालूम है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एंगल ज़्यादा होता है ABCD बनाने का। तो आप ये लाइन भले रटे हुए हैं, आप उस आंसर को IS में तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ A होगा ये, और सेकंड ऑप्शन जो है इसका इम्पैक्ट होगा। चलिए लिखिए तो अगला, दूध, मांस और मछली समेत खराब होने वाली वस्तुओं के लिए, उधर देख लीजिए, एक में सबको शामिल करना था तो एक लाइन में लिख दिए थे रेल किसान योजना। अब यहाँ एक को ही बढ़ा के 200 शब्द लिखना है, तो फिर पूरा लिखिए। वस्तुओं के लिए एक आबाधित बिना बाधा के, अब आबाधित राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के लिए, राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के लिए, नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन के लिए PPP मॉडल द्वारा किसान रेल का संचालन तथा एक्सप्रेस तथा मालगाड़ियों के डब्बों में रेफ्रिजरेटर कोच की स्थापना। अगला, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान की शुरुआत। अगला लिखिए, बेहतर विपणन, डिस्ट्रीब्यूशन और निर्यात के लिए एक उत्पाद एक जिला को फोकस करने वाले राज्यों को सहायता प्रदान करना। लिखिए, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में एकीकृत कृषि प्रणाली का विस्तार, तथा किसानों के आय को दुगना करने के लिए, जो टोटल लिखा है उसका सारांश है ये, आय को दुगना करने के लिए कृषि सह उत्पादों की बढ़ोतरी, मधुमक्खी पालन करिए, रेशम का कीड़ा पालिए, तो ये जो है कृषि सह उत्पादों की बढ़ोतरी। अगला, निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट को ई नाम के साथ
एकीकृत किया जाना। अगला, नाबार्ड का पुनः वित्त पोषण स्कीम, नाबार्ड की पुनः वित्त पोषण स्कीम का विस्तार, पुनः वित्त पोषण स्कीम का विस्तार तथा प्रधानमंत्री किसान के पात्र सभी लाभार्थियों को, प्रधानमंत्री किसान के पात्र सभी लाभार्थियों को केसीसी स्कीम में शामिल किया जाना, केसीसी स्कीम में शामिल किया जाना। फिर लिखिए, वर्ष 2025 तक मवेशियों में होने वाले, पशुओं में होने वाले सामान्य बीमारियों को खत्म करने का प्रयास, सामान्य बीमारियों को खत्म करने का प्रयास तथा कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को, कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को 70% किया जाना। फिर लिखिए, समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा, सुस्थिरता और उत्तरदायी समुद्र मत्स्य पर, उत्तरदायी समुद्र मत्स्य पर, अकाउंटेबल मैरीन फिशरीज पर फोकस किया जाना। वर्ष 2022-23 तक मत्स्य उत्पादन को बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रयास किया जाना, 200 लाख टन करने का प्रयास किया जाना। फिर लिखिए, गरीबी उपशमन के लिए खत्म, गरीबी उपशमन के लिए, समाप्त करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों का विस्तार। तो प्रश्न आसान था, जिसके पास इतना इन्फॉर्मेशन होगा पीआई के एग्जाम में उसको नंबर मिला होगा, मिलेगा, और नहीं तो बस बाहर बाहर टहलेगा कि हम भी आंसर लिख के आए हैं। अब लिखिए अगला प्रश्न, हाल में पेश किए गए बजट में, हाल में पेश किए गए बजट में सरकार के द्वारा, हाल में पेश किए गए बजट में सरकार के द्वारा भारत के आर्थिक विकास के लिए, अब देखिए प्रश्न बदलेगा, आर्थिक विकास के लिए उठाए गए कदमों से प्राप्त उपलब्धियों का विश्लेषण करें। अचीवमेंट क्या रहा, प्राप्त उपलब्धियों का वर्णन करें। अब वो पहला 2 लाइन तो आप लिख ही लेंगे इंट्रोडक्शन कि हाल में सरकार के द्वारा बजट पेश किए जाने का उपलब्धि। तो लिखिए पहला पॉइंट, अब वृहत आर्थिक स्थिरता का लक्ष्य, वृहत आर्थिक स्थिरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुद्रास्फीति को सुनियंत्रित किया गया, फुगावों को सुनियंत्रित किया गया, मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को सुनियंत्रित किया गया। ये पहला
अचीवमेंट है वित्त मंत्री के भाषण में जो कहा गया। दूसरा लिखिए, बैंकों को विगत दशक के संचयित ऋणों से, विगत दशक यानी लास्ट डिकेड, 10 साल, दशक के संचयित ऋणों से पूर्णतः मुक्त कर उनका पुनः पूंजीकरण किया गया। दूसरा, कंपनियों को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के द्वारा उबरने के लिए सम्मानजनक रास्ता उपलब्ध कराया जाना। जीएसटी को लागू कर देश को आर्थिक रूप से एकीकृत किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था और परिवहन क्षेत्र दक्षता को प्राप्त किया, विशेषज्ञता जिसको कहते हैं को प्राप्त किया। अगला लिखिए, 101वां संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 279A के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल की स्थापना किए जाने से कई समस्याओं का समाधान। तो अगला प्रीलिम्स के लिए ये आर्टिकल बढ़िया से पढ़ के जाना है, ठीक ना। आप कहेंगे जीएसटी काउंसिल पूछा, आप ऊपर पढ़ लिए, इसके अंदर क्या क्या है वो बढ़िया से पढ़ के जाना है। लिखिए आगे, कल्याणकारी स्कीमों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को शामिल किया जाना। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को शामिल किया जाना, जिससे वो जो 15 पैसा पहुंचता था अब पूरा पैसा पहुंचता है, ठीक है। फिर लिखिए आगे, आयुष्मान भारत के द्वारा स्वास्थ्य की देखभाल। फिर लिखिए, उज्ज्वला और सौर विद्युत के द्वारा स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति। फिर लिखिए, असुरक्षित वर्गों को, जिनके पास इनकम का परमानेंट सोर्स नहीं है, असुरक्षित वर्गों को वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, क्रेडिट सहायता, बीमा सुरक्षा और पेंशन स्कीम। फिर लिखिए, ब्रॉडबैंड और यूपीआई से
ब्रॉडबैंड और यूपीआई से डिजिटल प्रवेश। डिजिटल प्रवेश। प्रधानमंत्री आवास योजना से सस्ता आवास। दो 2014-19 के दौरान, पूरे 5 साल का ये बताए हैं, 2014-19 के दौरान औसत वृद्धि दर 7.4% और औसत मुद्रास्फीति सरेराश फुगाबो औसत मुद्रास्फीति 4.5% से कम। फिर लिखिए, बैकवर्ड लिंकेज के रूप में स्वयं स्व सहायता समूहों के द्वारा ग्राम भंडार स्कीम चलाए जाने का प्रस्ताव। ग्राम भंडार स्कीम चलाए जाने का प्रस्ताव। भारतीय रेल द्वारा पीपीपी मॉडल अंतर्गत किसान रेल की शुरुआत। फिर लिखिए, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में एकीकृत कृषि प्रणाली का विस्तार तथा जीरो बजट प्राकृतिक कृषि की शुरुआत। जीरो बजट प्राकृतिक कृषि की शुरुआत। हो सकता है कि इस बार के मेंस में इसी को उठा करके बड़ा प्रश्न बना दे कि ये जीरो बजट प्राकृतिक कृषि क्या है, इसके लाभ क्या हैं, वर्तमान समय में इसको शुरू करने में क्या क्या चैलेंजेज हैं, आप अपने सुझाव दीजिए। तो इस समय क्या होगा कि मन ही मन तो खुश हो जाइएगा कि ये वाला बात तो कान में सुने थे, बट अंदर इसलिए नहीं गए कि दिल्ली वाला कोई कोचिंग इस पे डिटेल्स हमको लिख के नहीं दिया। कभी दिया था जब आया था जीरो बजट, इसके साथ जोड़ के नहीं बताया कि बाबू ये भी पढ़ना। चलिए लिखिए जरा आगे। वर्ष 2022-23 तक मत्स्य उत्पादन, मछली का उत्पादन 200 लाख टन करने का प्रस्ताव। 200 लाख टन करने का प्रस्ताव। फिर लिखिए, गरीबी उपशमन के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जाना। स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जाना। फिर लिखिए, ओडीएफ प्लस योजना को लागू किए जाने से, ओडीएफ ओपन डिफेक्शन फ्री, ओडीएफ प्लस योजना के लागू किए जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन। अगला, भारत को नेटवर्क वाले उत्पादों के विनिर्माण संबंधित स्कीम का प्रस्ताव। विनिर्माण संबंधी
स्कीम का प्रस्ताव, ये इसका आंसर था। अगला लिखिए। आपको इतने प्रकार से बजट लिखा देते हैं कि वहां आपको दिखेगा कहाँ प्रश्न यही है। अब ये अंदर वाला गुणवत्ता है कि नहीं वो आपके ऊपर है। चलिए लिखिए तब जरा आगे। हाल में पेश किए गए बजट, हाल में पेश किए गए बजट 2020-21 में सरकार के द्वारा आरोग्यता, जल एवं स्वच्छता के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा करें। अब देखिए, जो लोग अगले साल परीक्षा देने का सोच रहे होंगे उनको लगता होगा कि हम क्यों पढ़ें, तो बताते हैं। ये है 2020-21 का बजट। जिस दिन प्रीलिम्स का रिजल्ट आया जीपीएससी का, तो हम जो लोग अपने क्लास से प्रीलिम्स पास किए थे उनके लिए करंट का क्लास लगभग 30-35 घंटे लिए थे गांधीनगर में। तो उस 35-36 घंटे के क्लास में करंट में हमने उनको पढ़ाया कि आप पहले 19-20 के बजट पर आधारित प्रश्न को देख लीजिए। उस पर भी उनको 10 क्वेश्चन लिखाए थे। तो आज जो हेडिंग में 19-20 पढ़ाए हैं, उसी हेडिंग में अगर 20 और 21 मिला तो एक प्रश्न ये बन सकता है कि इस बजट में जो ये क्षेत्र में काम किया गया 19 के बजट के साथ तुलना करके लिखें। खत्म हो गया मामला, अगर आप पुराना बजट नहीं जानते हैं। तो अगर ये तुलना इस साल हो सकता है तो अगले साल 20-21 के साथ तुलना हो सकता है। प्रश्न तो कुछ भी आ सकता है, इसलिए हम लोग इसको एक साथ देखें। अब फिर बताते हैं, आईएएस के परीक्षा में तुलनात्मक नहीं आता है। उसका कारण है कि उसका एग्जाम अक्टूबर महीने में होता है। अक्टूबर तक सरकार जो भी बजट अभी पेश किया है उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो आपको कहेगा समीक्षा करें, आपको कहेगा समालोचनात्मक विश्लेषण करें। अभी तो ये बजट पेश हुआ है, इसमें तो संभावना हो सकता है। तो जो परीक्षा बजट के तुरंत बाद मेंस का होगा, जैसे अभी जीपीएससी क्लास 1-2 होने जा रहा है, वहां संभावना बनता है कि पिछले बजट से तुलना करिए। लेकिन अक्टूबर आते आते इसका हमको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, तो हमारा प्रश्न इसी बजट पे फोकस होके रह जाएगा। हो सकता है कि बजट के नाम का उल्लेख ही ना हो। देखिए कैसे उल्लेख नहीं होते हुए प्रश्न बन सकता है। देखिए तभी लिखे हैं कि ओडीएफ प्लस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन। ऐसा तो सरकार हर में कहा होगा, बस इसको निकालेगा और कहेगा कि हाल के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का समीक्षा करें। अब ये बजटे में से 10 लाइन निकल जाएगा जहाँ जहाँ सर, इसीलिए कहते हैं ओरिजिनल पढ़ने का। ये जब भगवान शिव अपने पास ऑलरेडी हों तब बाबा के पास जाने की क्या जरूरत है। हम कोचिंग में लोग बबेन हुए तब बाबा के पास जाने की क्या जरूरत है। लेकिन आज दिक्कत क्या है कि आप डायरेक्ट भगवान शिव से नहीं गप करना चाहते हैं, आप बाबा के थ्रू भगवान तक जाना चाहते हैं। प्रॉब्लम वहाँ है। तो इसीलिए इसमें से निकाल लेना है कि रोजगार सृजन के लिए सरकार क्या क्या किया है। ऐसे प्रश्न भी बनेंगे। हम आपको अभी तत्काल ये जीपीएससी जो देने जा रहे हैं उसका यही मेंस ऐसा नहीं रहेगा। मार्च के बाद जब कहे हैं मार्च में पढ़ाएंगे तो देखिएगा वो फिर थोड़ा सा बदलेगा, समय के साथ प्रश्न का एंगल बदलेगा। ये सारा प्रश्न इस मार्च में जो मेंस हो रहा है उसको फोकस करके आपको लिखा रहे हैं। प्लस प्रीलिम्स में ये लाइन आपको काम आ जाएगा जो लिखा रहे हैं, और इसको अच्छे से समझा करके मार्च से पढ़ाएंगे आपको। एक दिन हफ्ता में 4 घंटा फिक्स करेंगे अहमदाबाद, और एक दिन हफ्ता में 4 घंटा फिक्स करेंगे
गांधीनगर। और ये करंट का क्लास एकदम कैमरा बोल रहे हैं कि फ्री नहीं होगा, और इसमें देसी विदेशी ऐसा नहीं होगा, सीए है, सबको मिलेगा। इसमें 1000 रुपया फीस होगा प्रति मंथ ओनली प्रीलिम्स का, तब ये गुणवत्ता मिलेगा। और 1000 रुपया होगा प्रति मंथ मेंस का। हाँ, 16 घंटे का क्लास नहीं मिलेगा तो 1000 रुपया लौटा देंगे। मैंने उसमें ये भी होगा कि नहीं 16 घंटा पढ़ाएंगे तब आपसे ये फीस लेंगे। और जो विश्वास का विद्यार्थी होगा वो प्रीलिम्स मेंस अगर तोड़ेगा तो उसका ऑप्शन नहीं है, उसके लिए 1000 टोटल होगा, जिसमें उसको प्री मेंस दोनों पढ़ाएंगे। और जो बैच करंट चल रहा है उसको फीस नहीं भरना है, वो मेरा जिम्मेदारी है उसको करंट पढ़ाना। तो करंट बैच विकास चल रहा है और करंट बैच जीपीएससी एमएलटी चल रहा है, वो लड़का फ्री आके बैठेगा। अब बाकी लोग जो है विश्वास वालों को 1000 जमा करना होगा। और ये ऐड बाहर भी जा रहा है, चिंता नहीं करिएगा। और हमको प्रचार करना आता है। करंट अफेयर्स की कक्षा इतना तारीख से प्रारंभ, फीस जो है 1000 प्रीलिम्स 1000 मेंस, फ्री डेमो क्लास के लिए मिले। तो एक स्पेशल करंट का क्लास जो है अब आपको मार्च से चलाने जा रहे हैं। चलिए अब आगे लिखिए तो इसको। अब इसमें इंट्रोडक्शन आपके पास है ही, क्या लिखना है, ठीक है, लिखिए पॉइंट में। नहीं है तो 23 तारीख को यही लिखा हुआ देंगे ना, 23 को देंगे, अभी नहीं देंगे, ठीक ना, परीक्षा के बाद। तो ले लीजिएगा, एक कॉपी आपको भी दे देंगे। आप भी तो अब ग्राहक है ना भाई, 1000 रुपया भरिएगा तो देना जरूरी है आपको। चलिए लिखिए तो टिटनेस, अब फिर वही कहानी बोलना है, लिखिए टिटनेस, प्रौढ़ डिप्थेरिया, पोलियो, मीजल्स रूबेला और रोटा वायरस के रोकथाम के लिए लिए 5 नई वैक्सीन सहित 12 बीमारियों को कवर करने के लिए इंद्रधनुष मिशन का विस्तार। इंद्रधनुष मिशन का विस्तार। फिर लिखिए जीवन शैली में परिवर्तन से भाखरी के जगह पे पिज्जा और दही चूड़ा की जगह पे जो है कुछ और चीज खाने लगना, बर्गर। लिखिए जीवन शैली में परिवर्तन से गैर संचारी बीमारियों का मुकाबला करने के लिए, संक्रमित नहीं हो जिससे दूसरे लोग, गैर संचारी बीमारियों का मुकाबला करने के लिए फिट इंडिया अभियान की शुरुआत। फिट इंडिया अभियान की शुरुआत। लिखिए अगला, टियर 2 टियर 3 के शहरों में, टियर 2 और टियर 3 के शहरों में पीपीपी मॉडल आधारित उन शहर के गरीबों के लिए अस्पताल खोले जाएंगे जहां इस समय आयुष्मान भारत से पैनलबद्ध अस्पताल नहीं है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो अस्पताल नहीं आता है, पैनलबद्ध अस्पताल नहीं है। फिर लिखिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य प्राधिकारी को मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त किया जाना। मशीन लर्निंग
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त किया जाना। फिर लिखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के अंतर्गत, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के अंतर्गत 2025 तक टीबी समाप्त करने की प्रतिबद्धता। फिर लिखिए, जन औषधि केंद्रों का विस्तार करते हुए, जन औषधि केंद्रों का विस्तार करते हुए 2024 तक सभी जिलों में 1000 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य, 1000 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य। फिर लिखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 69,000 करोड़ 69,000 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, जिसमें जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, जिसमें जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6400 करोड़ रुपए का प्रावधान। फिर लिखिए, स्वच्छ मिशन भारत के अंतर्गत ओडीएफ प्लस की शुरुआत, ओडीएफ प्लस की शुरुआत। फिर लिखिए, तरल एवं धूसर जल प्रबंधन की दिशा में लिक्विड और ग्रे, तरल और धूसर जल प्रबंधन की दिशा में आगे कार्य करते हुए कचरा इकट्ठा करने वाले स्थान पर ही कचरे को अलग करने और संसाधित करने पर ध्यान, और संसाधित करने पर ध्यान। फिर लिखिए, 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए ₹12,300 करोड़ रुपये का आवंटन। फिर लिखिए, सभी घरों में पाइपलाइन के द्वारा जलापूर्ति करने के लक्ष्य से, जलापूर्ति करने के लक्ष्य से की गई घोषणा जल जीवन मिशन को $360 लाख करोड़ राशि का अनुमोदन, राशि का अनुमोदन। बस पीटी में यहीं पर ये लाइन जब आपको पढ़ाएंगे वो करंट वाला क्लास, तो इसके बाद ये जल जीवन मिशन यहाँ पे डिटेल्स आपको लिखाएंगे, इसका प्रभाव क्या, इसके हमको दूरगामी मतलब कि लाभ दिखाई देंगे। तो मेरा करंट इसी तरह का होगा क्लास में आपका, कि जो ये लाइन है उसके साथ जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन आपको पकड़ा सकें। चलिए लिखिए तो आगे, जल जीवन मिशन के अंतर्गत अगला पॉइंट,
जल जीवन मिशन के अंतर्गत वे शहर जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, वे शहर जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, उन्हें चालू वर्ष में ही इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। माने 10 लाख वाला में तो हर घर में पाइप के द्वारा पानी इसी साल पूरा किया जाएगा, पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकारी भाषा है, कह देंगे पक्का, और नहीं हुआ तो इसीलिए इनकरेज किया जाएगा, ठीक ना। दूसरा ये भी समझिएगा, ये काम यहीं से समझना है कि क्यों ये चीज़ को पढ़ाएंगे जब प्रीलिम्स में, तो क्यों वित्त मंत्री ने कहा कि प्रोत्साहित, क्योंकि 10 लाख आबादी का जो भी शहर है वहाँ पे नगर निगम है। अब वो लोकल बॉडी क्या काम करेगा, सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि हम समवायतंत्री शासन व्यवस्था में है। सरकार रुपया भेज सकता है, फंड भेज सकता है, लेकिन उसका क्रियान्वयन कौन सा शहर कैसे करेगा ये केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है। ये नेशनल हाईवे नहीं है कि वो दावे के साथ कह देंगे कि नहीं हम इतना बना के दिखा देंगे, ठीक है ना। उसमें भी नहीं कह पाएंगे, अगर जमीन संपादन नहीं हुआ तो क्या होगा, वो राज्य के विषय में आता है। तो इसीलिए जब पढ़ते हैं ना तो ऐसे करके सोचना है कि क्यों कहा गया प्रोत्साहन, क्योंकि यहाँ ये जो भी सुविधा होगा पंचायती राज के अंतर्गत लिखा हुआ है कि नगर परिषद या नगर महानगर पालिका कौन कौन सा काम करेगा, तो वो काम अब केंद्र कैसे करेगा। केंद्र उनको ब्लूप्रिंट भेज सकता है, केंद्र उनको रुपया भेज सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो वहाँ की महानगर पालिका ही करेगी। तो इसीलिए कहा गया प्रोत्साहन, ठीक है। आगे लिखिए, वर्ष 2020-21 के दौरान जल जीवन मिशन के लिए बस यही, ये जो सरकार कर सकती है वो कह दिया। 11,500 करोड़ रुपए के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। 11,500 करोड़ रुपए के रिसोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। बोर्ड पे लिख दिए हैं, 11,500 करोड़ रुपए के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। ये था इसका आंसर। हर प्रश्न देखिए वहीं जाके खत्म करना है, प्लस माइनस नहीं, क्योंकि आपको पेज नहीं मिलेगा आगे लिखने के लिए। 5वां क्वेश्चन अगर आज लिख लेते हैं, अभी ब्रेक के पहले लिख ही लेंगे, तब पक्का अगले सेशन में 6 लिख लेंगे, वो थोड़ा छोटा है। तो लिखिए 5वां क्वेश्चन, हाल में पेश किए गए बजट 2020-21 में सरकार के द्वारा शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में किए जाने वाले उपाय ऑब्लिक प्रावधान, किए जाने वाले उपाय ऑब्लिक प्रावधान का वर्णन करें, जोगवाई का वर्णन करें। लिखिए, इंट्रोडक्शन आप उसी भाषा पे लिखेंगे, पॉइंट में लिखिए, युवाओं को रोजगार परक एम्प्लॉयमेंट मिल सके वैसा रोजगार परक और जीवन कौशल युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए, कौशल युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नई शिक्षा नीति की घोषणा शीघ्र की जाएगी। नई शिक्षा नीति की घोषणा शीघ्र की जाएगी। अगला, सामान्य प्रवाह के विद्यार्थियों के लिए, मतलब खास करके जो बीए वगैरह करते हैं उनके लिए, सामान्य प्रवाह के विद्यार्थियों के लिए उनकी नियोजनीयता में सुधार के लिए प्लानिंग,
उनकी नियोजनीयता में सुधार के लिए मार्च 2021 तक उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में इससे संबंधित डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। प्लानिंग सुधारने के लिए आप जो है डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम की सुधार की जाएगी। एक ऐसे कार्यक्रम का आरंभ किया जाएगा, अगला पॉइंट, एक ऐसे कार्यक्रम का आरंभ किया जाएगा जिसके द्वारा देश भर के शहरी स्थानीय निकाय, अर्बन लोकल बॉडी 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षु नए इंजीनियरों को, आप लोग छूट जाइएगा, नए इंजीनियरों को प्रशिक्षु अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, ट्रेनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराए जाएंगे। अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराए जाएंगे। फिर लिखिए, वंचित वर्ग के विद्यार्थियों तथा उच्चतर शिक्षा तक पहुंच नहीं रखने वाले छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए शीर्ष 100 संस्थानों के द्वारा डिग्री स्तर का संपूर्ण ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव। संपूर्ण ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव। देखिए, इसके पीछे क्या कारण है कि वंचित वर्ग के विद्यार्थी, ये तो आप समझ रहे हैं कि वो बेचारा आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, तो उसके लिए पहला लक्ष्य है अपना परिवार चलाना। तो हो सकता है कि वो हायर स्टडी नहीं ले पाए। पहले वो अगर 12वां बेसिस पे कांस्टेबल का भर्ती आया, तलाटी का भर्ती आया, तो वो पहले उसमें जा कर के सोचेगा कि हम अपना घर परिवार चला सकें। वो एमए करने से हिचकेगा पहले। या कोई जरूरी नहीं है कि यह स्थिति केवल वंचित वर्ग के साथ ही हो। कोई भी आदमी हो सकता है कि हायर स्टडी लेने के पहले ही जो है अपने परिवार को चलाने के लिए, या कोई कारण से, मान लीजिए कि आप 10 मित्र थे, ऐसे ही कहा कि फार्म भरो यार, ये निकला और आप पास हो गए, सरकारी नौकरी था, नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो वैसे छात्र अगर एमए और पीएचडी करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? तो उनके लिए है ऑनलाइन कोर्स। ठीक है कि आप घर में पढ़िए। इग्नो में क्या था कि फिर भी आपको कभी कभार क्लास आना पड़ता था, या आप उससे वंचित हो जाते थे, क्लास नहीं आए तो आप घर बैठे मटेरियल पढ़ के परीक्षा दीजिए, लेकिन आपको लेक्चर नहीं मिल पा रहा था। समझिएगा चीज़ को क्या बताना चाह रहा है सरकार। आज जो आप सोच रहे हैं कि किताब लिए और हम समझ जाएंगे, हाँ, ये बात साथ में हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है कि कोचिंग क्लास का टीचर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इसलिए आप बुक उठा रहे हैं। वरना प्रोफेसर के बिना किताब से ही सब कुछ, तो स्कूल क्यों खोला गया? क्या उसमें क ख ग घ नहीं लिखा हुआ है? हम क्यों जाकर के टीचर से पढ़ते हैं? तो अपने गुजरात का रिजल्ट गड़बड़ाने की यही दिक्कत है कि कोचिंग लाइब्रेरी में शिफ्ट हो गया। यहाँ का लड़का इतना होशियार हो गया ना कि वो सोचता है कि बस जो है सो सब एक किताब लेंगे लाइब्रेरी में। अरे चंद्रगुप्त को भी तक्षशिला जाना पड़ा था।
समझ गए ना, वो अपने घरे में बैठ करके नहीं कर पाया, वो एक एकलव्य था, बाकी कोई नहीं कर पाया, सब एकलव्य नहीं बन सकता है। तो सरकार भी समझता है इस चीज को कि देखिए कैसे कैसे समय के साथ बदलाव आता है। ऐसे पढ़ाएंगे प्रीलिम्स में आपको कि इस प्रकार के विद्यार्थी जब स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे थे, सरकारी नौकरी ही नहीं सोचिए, उसको 200 रुपया पे आफत है, मान लीजिए वो कहीं नौकरी प्राइवेट में चला गया, इसीलिए हम डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम लेके आए कि इग्नो से कर लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से कर लीजिए। लेकिन उससे क्या हुआ कि गुणवत्ता निकल कर नहीं आया, डिग्री मिल गया उसको, जिससे कि वो अपना जीवन शैली अच्छा कर सकता है कि बीए के आधारित अब जो परीक्षा होगा देगा, उसमें पास करके ऊपर का नौकरी ले सकता है। या मान लीजिए कि बीकॉम करके वो प्राइवेट में कहीं जॉब करने चला गया, इग्नो से घर बैठे एमबीए कर लिया, तब सेठ को कहेगा कि भाई मेरे पास एक मैनेजमेंट का स्किल आ गया है, डिग्री आ गया है, आप हमको 2000 रुपया पगार बढ़ा दीजिए। तो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, बेहतरीन नहीं कर सकते हैं, शब्द पकड़िएगा, क्योंकि आप एजुकेशन नहीं ले पाए जो कॉलेज में ब्लैक बोर्ड पर आपको टीचर दे रहा था। अब बात अलग है कि उसका भी गोल बदल गया कि आपको गाइड पढ़वा देता है, बाकी जो पढ़ने का तरीका है वो समझिएगा कि बिना टीचर के सामने आए आपने डिग्री तो हासिल किया, लेकिन आपका समग्रता में विकास नहीं हुआ। तो अब अगला क्या स्टेप बचता है? बस यही मोबाइल ऑनलाइन क्लास, कि वह विद्यार्थी रात के 9 बजे चाहता है कि नहीं हम क्लास देखें, हमको मटेरियल पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा है, तो वो देखेगा। देख रहे हैं ना, अगला स्टेप सोचना है आपको। एक एक इम्पैक्ट पढ़ाएंगे ऐसे प्रीलिम्स में कि इसको सरकार अब क्यों सोच रहा है, क्यों सरकार ऑनलाइन जा रहा है। अब अगला सुनिएगा, ये नहीं था। आज अपने कॉलेज, चाहे आप जिस भी कॉलेज में पढ़े, उसका हालत बस लास्ट ही है, वो ऑक्सीजन पे है। क्यों? क्योंकि जो पुराने प्रोफेसर बचे हुए हैं वही पीएचडी हैं। समझ गए? हायर एजुकेशन बहुत जरूरी होता है। बाकी आधा से ज़्यादा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में तो 4th ईयर वाला 3rd ईयर को पढ़ाता है, 3rd वाला 1st को पढ़ाता है, और करता क्या है? जरा समझिएगा कि आप एक बी करके पढ़ाने अगर चले आएंगे वो फिक्स पगार वाला चक्कर में, तो आप अगले पीढ़ी को क्या दे पाएंगे? आप बहुत तेज थे, मान लिए कि आप बी में टॉप कर गए, लेकिन जब तक, देखिए पीएचडी करने का मतलब विशेष ज्ञान ही खाली नहीं होता है, वहां पे टीचिंग मेथोडोलॉजी भी पढ़ाया जाता है। तो कैसे टीचिंग देना है वो भी सीखना पड़ता है और वो भी सिखाया जाता है। तो आप बीए करके हो सकता है कि एक पीएचडी वाला बराबर जानिए, क्योंकि पीएचडी भी वो अपने एक टॉपिक में किया है, बाकी में तो आप ही बराबर ने जानता है। 1857 पे किया और आप अशोकाप चर्चा करेंगे तो अशोकाप थोड़े पीएचडी किया है, लेकिन उसका टीचिंग मेथोडोलॉजी ऐसा होगा कि वो आपसे बेहतर अशोकाप प्रेजेंट कर देगा। पीएचडी का मतलब ये है, उच्च शिक्षा का मतलब ये है। आज कोई भी आदमी एमए पीएचडी करना नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि वो इतना लंबा समय तक कैसे टिकेगा। हर कारण पढ़ाएंगे। एक कारण क्या है कि माता पिता बेचारे महंगाई से परेशान हैं, इनकम उनके पास लिमिटेड है, और आपकी और उनकी भी आवश्यकता अब बढ़ गई है। हर घर में एक मोबाइल चाहिए, एक सिम एक आदमी को चाहिए। मात्र 250 का है, लेकिन आप 4 लोग हैं तो 1000 रुपया महीने का आप खाली मोबाइल पे खर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना? हर घर को 2 स्कूटी चाहिए, मिनिमम चाहिए 2। तो एक में अगर 300 का पेट्रोल जलाए तो 600 रुपया वो चाहिए। आज जानते हैं आदमी के पास ये जो व्यक्तिवादी उपभोक्तावादी सोच आया है, उससे उनका 4000 रुपया मिनिमम कॉस्ट ऐसे ही बढ़ा हुआ है जिसको कि वो कम कर सकता है अगर एक ही मोबाइल से समूचा परिवार काम करने लगे। समझ गए? तो आज उस 4000 को पाने के लिए आप एक्स्ट्रा मेहनत करके अपना शरीर फूंक रहे हैं। ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा काम करके, या सरकारी नौकरी में हैं आप, ऐसे अच्छा आदमी होते, उस कारण से भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए कि हम उसको कैसे पूरा करेंगे। देखिए कितने चीज़ जुड़े हुए हैं, ये पढ़ाएंगे आपको।
तो अब सुनिएगा, तो अब ये हायर स्टडी अगर नहीं हुआ तो ये कॉलेज की स्थिति क्या होगी अगले 20 साल बाद, इसको समझना है। दूसरा, भारत में विवाह का उम्र कम है। आपके पिताजी का या मम्मी का एटीट्यूड बदलेगा। एटीट्यूड का मतलब कि वो व्यवहार नहीं बदलते हैं, आप हिचकिचाने लगेंगे। शादी के पहले आप जितना एकदम कॉन्फिडेंस से 500 रुपया मांग लेते हैं, ठीक ना, जरा शादी के बाद 50 रुपया मांग के दिखा दीजिए तो मान जाएंगे। नहीं मांग पाइएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि पत्नी आ गई है, पिताजी सोचेंगे उसके लिए तो नहीं मांग रहे हैं, समझ गए। उसके पहले पिताजी सोच रहे हैं कि अपने लिए मांग रहे हैं, नहीं तो जो 2-4 को दोस्त इसका बाहर खड़ा है गेट के बाहर, कॉल बेल बजा कहीं ले जाएंगे पार्टी करने के लिए, उसके लिए मांगा है। तो अब सुनिएगा, इसीलिए ये डिटोरिएट होगा। कितने कारण हैं कि आज जो है समझिएगा विवाह का उम्र कम होना, इस तरह का उपभोक्तावादी संस्कृति जो बढ़ा, उससे हमारी लायबिलिटीज बढ़ गई है, जिससे कि नया पीढ़ी को उसका पिता भी असमर्थ हो जा रहा है। कह नहीं रहा है कि नौकरी करो, लेकिन अगर बेटा कह दे कि एक पार्ट टाइम जॉब में जा रहे हैं तो वो मौन स्वीकृति दे देंगे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, ठीक ना। इन सब चीज़ों को बताएंगे क्या क्या कारण है। चलिए आगे देखें, इससे समझिएगा कि सरकार फ्यूचर को समझ रहा है। अगला लिखिए, स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत बाहर के देश के विद्यार्थियों को यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंडसेट का आयोजन किया जाएगा। ये एक परीक्षा हुआ टोफेल IELTS के जैसा, ठीक ना। इंडसेट का आयोजन किया गया। हम कल ही भावनगर के एक टीचर को देख रहे थे, पढ़ा रहा था, इस पर बेहतरीन एग्जाम्पल दे रहा है। इंडसेट एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अरे भाई पूरा पढ़ो। इंडसेट में अगर आप पास कर गए तब भी आपको हम अपने यहाँ पढ़ने नहीं बुलाएंगे। नीचे क्या बोली है निर्मला सीतारमन, उसको पढ़िए, हम तो आपको आंसर न लिखा रहे हैं। जिनको कि भारत आने के लिए स्कॉलरशिप मिलेगा उनके देश में, उसको इंडसेट के तहत लिया जाएगा। वो यहाँ लायबिलिटीज बन के नहीं आए। ये एक तरह का माइक्रो FI है, समझ गए ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है माइक्रो, कि वो अपने देश का मुद्रा लेके यहाँ चलेगा, क्योंकि यहाँ उसको पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिलेगा। उसी पैसा से ना हॉस्टल का फीस भरेगा, उसी पैसा से ना अपने क्या कहते हैं विश्वविद्यालय में फीस भरेगा, उसी पैसा से चाय दुकान पे चाय भी पिएगा। तो क्या देख रहे हैं, वो पैसा कन्वर्ट कराएगा रिजर्व बैंक में, क्योंकि वो स्कॉलरशिप है। तो हमारे यहाँ एक छोटा ही सही लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का प्रवाह बढ़ेगा, ठीक ना। ये है, इतना चबा चबा के पढ़ा रहा था। सबसे बढ़िया उसी का किताब उताब छपता है, उसके अनुसार कहता है हम ही सबसे अच्छा छापते हैं। हम देख रहे थे उसका कल यूट्यूब। इंडसेट नो आयोजन કરવામાં આવ્યો છે। આના मतलब થાય છે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાનું આયોજન કેમ, ठीक ना। कोना ये चीज है ही नहीं उसके पास। ऐसे माइक लेके कहेगा हर महीना कोई न कोई शहर में होगा, आइए करंट पढ़ाते हैं। अरे तुमको ही नहीं मालूम है, तुम दूसरा क्या पढ़ाओगे करंट। तो एनालिसिस करिए कि वहां पर किसको बुला रहे हैं, इससे हमको इकोनॉमिक्स में क्या फायदा मिलेगा। आप अपने आंसर में नीचे अगर ऐसा ही प्रश्न आएगा और जब जोड़िएगा कि इससे हमको स्मॉल ही सही माइक्रो वर्ड बोल लीजिए, बट विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा। अगर वैसे विद्यार्थी 10,000 भी आ गए इस एग्जाम से, किसको लिए हैं देख लीजिए, इसमें लिखा है एशियाई अफ्रीकी देशों को। मालूम है कि अमेरिका वाला नहीं आएगा, इंडसेट भी कर देंगे तो नहीं आएगा, समझ गए। वहां के वे छात्र जिनको की छात्रवृत्ति मिला, उस पैसे को अगर वो डॉलर में कन्वर्ट करता है तो अमेरिका जाने की स्थिति में नहीं है, मान लीजिए। तो वो अपने देश से बेहतर शिक्षा अगर लेना चाहेगा तो उस पैसे से अगर कन्वर्ट करके भारत में वो रहने की स्थिति में होगा, तो वहां से वो जो है
इधर आ जाएगा। हम इस तरह से प्लान किए हैं, नहीं तो हम कहते कि पोलैंड का भी लोग को ले लेंगे, ठीक ना, हम जो है जर्मनी के भी कंट्री को ले लेते हैं। नहीं, वो लोग नहीं आएगा हमारे यहाँ। वो जो अपनी मर्जी से आता है ना कि भाई हिंदी सीखने आ रहे हैं उसमें पीएचडी करेंगे, भारतीय संस्कृति पे पीएचडी करेंगे, वो एक अलग मुद्रा है, एक अलग है कारण, प्रवाह नहीं होगा। लेकिन वैसे एशियाई और अफ्रीकी देश जिनके सरकार के द्वारा जो छात्रवृत्ति दी जा रही है, अगर उस पैसे से कन्वर्ट करने पर वहां पाउंड और डॉलर में वो उन देशों में शिक्षा नहीं ले पा रहा है, तो वो हमारे यहाँ रुक करेगा और हमको एक माइक्रो लेवल का ही इकोनॉमी मिलेगा। क्लियर हो गया ये बात? लिखिए आगे। और भी बहुत कुछ है, अगर इसी को आंसर लिखना हो तो कल्चरल कांटेक्ट होगा मेरा उस देश से, उस देश से हमारा संबंध मजबूत होगा, क्योंकि उसके विद्यार्थी हमारे विद्यार्थी साथ में बैठकर पढ़ेंगे, धीरे धीरे हमारे देश का अच्छा छवि वहां जाकर के बनेगा। तो इसको इस तरह से आंसर करना है। लिखिए तो आगे। पुलिस विज्ञान, न्यायिक विज्ञान तथा साइबर न्यायिक विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। फिर लिखिए, पीपीपी मॉडल के अंतर्गत, पीपीपी मॉडल के अंतर्गत विद्यमान जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज को जोड़ देना। मेडिकल कॉलेज को जोड़ देना। फिर लिखिए, वर्ष 2020-21 के लिए शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपया और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपया प्रदान करने का प्रस्ताव। तो इस प्रकार से अपना जो है फर्स्ट सेशन पूरा हुआ।